नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान मचा है। एक तरफ बीजेपी जहां अब की बात 400 पार के नारे को बुलंद कर रही है, तो बीजेपी के खिलाफ उतरे इंडिया गठबंधन में ही घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जहां एक बार फिर केरल की वायनाड सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन में शामिल सीपीआई से कांग्रेस के मतभेद अब खुलकर सामने आ रहे हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस कांग्रेस को बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए था, वो कांग्रेस गठबंधन के साथियों के साथ ही मुकाबला कर रही। पिनराई विजयन ने कहा कि सीपीआई की एनी राजा के खिलाफ वायनाड से मौजूदा सांसद राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतारना अनुचित है। इसके साथ ही केरल के मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आखिर चुप क्यों रहे। इतना ही नहीं, इंडिया गठबंधन के सहयोगियों की तरफ से आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों के नेताओं को परेशान करने वाली जांच एजेंसियों के खिलाफ कांग्रेस कोई रुख क्यों नहीं अपना रही। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो कांग्रेस को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल दलों की राय संतोषजनक नहीं है। वहीं अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव न लड़ने को लेकर भी तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि हार के डर से गांधी परिवार न सिर्फ अमेठी बल्कि रायबरेली से भी दूरी बना रहा है, जो उसके डर को दर्शाता है। आज की बड़ी बहस इसी मुद्दे पर। अमेठी के मारे वायनाड के सहारे अमेठी से राहुल गांधी आखिर दूरी क्यों बना रहे हैं, इस बात को लेकर सियासी गलियारों में ही चर्चा नहीं है बल्कि आम लोगों में भी चर्चा इस बात को लेकर है कि क्या हार के डर से राहुल गांधी ने अमेठी से दूरी बना ली है। और हैरानी की बात यह है कि बीजेपी का मुकाबला करने को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस तैयार किया गया, लेकिन अब इस अलायंस में ही मतभेद उभर कर सामने आ रहे हैं। राहुल गांधी के वायनाड सीट से चुनावी मैदान में उतरने को लेकर सीपीआई की तरफ से सवाल खड़े किए गए। सीपीआई की ओर से सवाल उठाए गए कि राहुल गांधी मुकाबला आखिर कर किससे रहे, कांग्रेस पार्टी चुनाव किसके खिलाफ लड़ रही है। क्या राहुल गांधी का मुकाबला बीजेपी के खिलाफ है, कांग्रेस पार्टी बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, या फिर विपक्षी गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ ही उनका मुकाबला है। सवाल इस बात को लेकर भी उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार गांधी परिवार की तरफ से अमेठी और रायबरेली सीट से दूरी क्यों बनाई जा रही है। हालांकि इन दोनों सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान अब तक नहीं किया गया है, लेकिन सियासी गलियारों में ये बहस का मुद्दा भी बना हुआ है और लोग सवाल इस बात को लेकर भी कर रहे हैं कि अमेठी के मारे वायनाड के सहारे आखिर अमेठी से राहुल गांधी दूरी क्यों बना रहे हैं। वायनाड को लेकर कांग्रेस और सीपीआई में दरार पड़ती दिखाई दे रही है। राहुल का वायनाड से चुनाव लड़ना अनुचित है, ये कहना है सीपीआई का। कांग्रेस की लड़ाई बीजेपी से है या फिर विपक्षी सहयोगियों से, सीपीआई की तरफ से ये तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि वायनाड में राहुल बनाम एनी राजा होगा मुकाबला। हालांकि के सुरेंद्रन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यहां से चुनावी मैदान में है, यानी कि इस बार का मुकाबला वायनाड पर काफ़ी दिलचस्प हो सकता है। हालांकि वायनाड की बात कही जाए तो 2011 की जनगणना के मुताबिक हिंदुओं की आबादी यहाँ पर तकरीबन 49.49% है। 49.48% हिंदू बहुल आबादी है। मुस्लिमों की बात की जाए तो 28.65% मुस्लिम आबादी है। क्रिश्चियन आबादी की बात करें तो 21.34% है, जबकि एससी 3.99%, एसटी 18.53% और 96.14% आबादी ऐसी है जो वायनाड के शहरी इलाकों में रहती है और बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में। इस बार राहुल गांधी ने एक बार फिर वायनाड से चुनावी ताल ठोकी है, यानी कि कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को वायनाड से लोकसभा चुनाव लड़ाने का फैसला किया। राहुल गांधी की तरफ से आज नामांकन भी दाखिल कर दिया गया है, लेकिन तमाम सवाल भी इस बात को लेकर उठ रहे हैं और ये सवाल कांग्रेस के विपक्षी बीजेपी की तरफ से नहीं, उनके सहयोगियों की तरफ से ही उठाए जा रहे हैं। सीपीआई की तरफ से सवाल उठाया गया। दरअसल एक जनसभा को संबोधित करते हुए केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की तरफ से कहा गया कि ये समझ नहीं आता कि कांग्रेस की लड़ाई बीजेपी के साथ है या फिर विपक्षी सहयोगियों के साथ। आखिर राहुल गांधी सीपीआई की एनी राजा के खिलाफ चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। अनुचित करार दिया सीपीआई ने कि राहुल गांधी को वायनाड से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, तो उधर कुछ नेताओं की तरफ से यह भी सलाह दी गई कि राहुल गांधी को अमेठी से ही चुनावी ताल ठोकनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैरानी ये है कि अब तक ना तो अमेठी से उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया गया, ना रायबरेली से चुनावी मैदान में इस बार कौन होगा। क्या गांधी परिवार ने मन बना लिया है अमेठी के साथ साथ रायबरेली लोकसभा सीट से दूरी बनाने का। ये तमाम सवाल हैं जिसके जवाब तो कांग्रेस को ही देने होंगे। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस की जो मौजूदा स्थिति है उसको लेकर राहुल गांधी को लेकर खासतौर पर कहा जा रहा है कि अमेठी के मारे हैं और वायनाड के सहारे हैं।
वायनाड का जो जातीय समीकरण है वो राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस पार्टी की जीत को सुनिश्चित करता है, क्योंकि यहाँ पर हिंदुओं की आबादी की बात की जाए तो 50% से कम यानी तकरीबन 49.5% हिंदू आबादी है। मुस्लिम पक्ष की बात की जाए तो 28.65% मुस्लिम आबादी है। क्रिश्चियन आबादी 21.34% है। एससी और एसटी समुदाय की बात की जाए तो तकरीबन 22% से ज़्यादा है। और कुल आबादी वायनाड की जो है 96.14% उनमें से ऐसी आबादी है जो वायनाड के शहरी इलाकों में रहती है। अब सीए पर कांग्रेस के रुख से भी सीपीआई ने अपनी नाराजगी जाहिर की है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान आखिरकार राहुल गांधी ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर चुप्पी क्यों साधे रखी, उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर उसका विरोध खुलकर क्यों नहीं किया। ये तमाम सवाल विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक में शामिल सहयोगियों की तरफ से उठाए जा रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि जिस बीजेपी को सत्ता से उखाड़ने को लेकर एक मजबूत विपक्षी गठबंधन का दावा किया जा रहा था, वो विपक्षी गठबंधन आखिर कितना मजबूत रह गया। केरल में वायनाड सीट पर सीपीआई से मुकाबला राहुल गांधी का होगा, जिसको लेकर सीपीआई की तरफ से सवाल उठाए गए कि राहुल गांधी विपक्षी सहयोगियों से मुकाबला करना चाहते हैं या फिर उनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उधर नागरिकता संशोधन कानून पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान चुप्पी को लेकर भी सीपीआई ने सवाल खड़े किए। साथ ही ये भी सीपीआई की तरफ से आरोप लगाया गया, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की तरफ से कहा गया कि जांच एजेंसियों की ओर से गैर कांग्रेसी विपक्ष को परेशान किया जाता है, उस पर कांग्रेस का ढुलमुल रवैया तमाम सवाल खड़े करता है। अब प्रश्न इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि वायनाड को लेकर कांग्रेस और सीपीआई में क्या अब दरार पड़ चुकी है। जिस तरह से बयानों का आदान प्रदान हो रहा है दोनों धड़ों की तरफ से, उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या विपक्षी गठबंधन इंडिया आपस में ही चुनाव लड़ रहा है, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। ये सवाल सीपीआई की तरफ से ही उठाए गए हैं कि कांग्रेस पार्टी पहले ये तय करे कि कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी से है या फिर विपक्षी सहयोगियों के साथ। एक प्रश्न इस बात को लेकर भी उठ रहा है कि क्या हार के डर से राहुल गांधी ने अमेठी का साथ छोड़ दिया है, क्योंकि अब तक अमेठी से चुनावी मैदान में इस बार कौन होगा, क्या राहुल गांधी अमेठी वापसी करेंगे, इस पर सस्पेंस अब तक बरकरार है। हालांकि राजनीति के जानकारों का यही मानना है कि वायनाड सीट से ही राहुल गांधी चुनावी मैदान में होंगे। अमेठी सीट से कोई और प्रत्याशी घोषित किया जा सकता है। हालांकि अब तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन प्रश्न इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि ये घमासान क्या विपक्षी गठबंधन के भीतर ही शुरू हो चुका है। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान मचा। एक तरफ बीजेपी जहां अब की बार 400 पार के नारे को बुलंद कर रही है, तो बीजेपी के खिलाफ उतरे इंडिया गठबंधन में ही घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जहां एक बार फिर केरल की वायनाड सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, आज उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया है, तो वहीं इंडिया गठबंधन में शामिल सीपीआई से कांग्रेस के मतभेद खुलकर अब सामने आ रहे हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस कांग्रेस को बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए था, वो कांग्रेस गठबंधन के साथियों के साथ ही मुकाबला कर रही। पिनराई विजयन यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने कहा कि सीपीआई की एनी राजा के खिलाफ वायनाड से मौजूदा सांसद राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतारना अनुचित है। इसके साथ ही केरल के मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ चुप क्यों रहे। ये वो तमाम सवाल हैं जो विपक्षी गठबंधन इंडिया के भीतर किस तरह की बेचैनी है, कैसे आपस में ही टकराव बढ़ता जा रहा है, इसको दर्शाती। जहां सीए पर कांग्रेस के रुख से भी सीपीआई ने नाराजगी जाहिर की है। सवाल इस बात को लेकर है कि एक तरफ बीजेपी की तरफ से नारा दिया जा रहा है कि अब की बार एनडीए 400 पार, तो उधर विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक में ही अब उलझाव की स्थिति देखने को मिल रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के इन दोनों सम्मानित मेहमानों से। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रोहन सिंह जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं, जबकि वरिष्ठ पत्रकार पंकज रस्तोगी जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं, और अब से कुछ ही देर बाद भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए अखिलेश सिंह जी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। बहुत स्वागत है आप दोनों का। शुरुआत में रोहन सिंह जी आपसे ही करना चाह रहा हूं, अमेठी से राहुल गांधी को डर क्यों लगता है? अब आप कह रहे होंगे तो आपको बेहतर पता होगा डर लगता है। राहुल गांधी जी को तो डर नहीं लग रहा है, लेकिन आपको मालूम है डर होता है। भाजपा मुख्यालय साहब के पास कोई चिट्ठी आई हो, आप समझिए कि कितना आसान है कह देना। अरे बोलिए ना कि गांधीनगर से नरेंद्र मोदी जी को डर लग रहा था, नहीं नरेंद्र मोदी जी आ जाए
वायनाड लड़ लें। बात है वो उत्तर भारत में उनका घर है, रोहन जी, और आपकी दक्षिण आवाज भारत ठीक में ढंग से हम केरल तक में नहीं जा। पहुंच पा रही है। हम दोबारा आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं पंकज रस्तोगी जी आपसे समझना चाह रहा हूं कि बीजेपी की तरफ से तो नारा दिया जा रहा है कि अब की बार एनडीए 400 पार, उधर विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक में आपस में ही टकराव देखने को मिल रहा है। केरल में वायनाड सीट को लेकर तो सीपीआई और कांग्रेस खुलकर आमने सामने आ गए, यही तो कहा जाएगा ना। पंकज जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तमाम सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी का वायनाड से चुनावी मैदान में उतरना ठीक नहीं था, क्योंकि ये सवाल सीपीआई की तरफ से उठाए जा रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर सीपीआई उठा रही है कि कांग्रेस पार्टी को तय करना चाहिए कि उसका मुकाबला किसके साथ है। क्या भारतीय जनता पार्टी से उसकी लड़ाई है या फिर विपक्षी सहयोगियों के साथ ही वो मुकाबला कर रही है। और इसी के साथ यहां पर वक्त एक ब्रेक का है, बहुत जल्द वापस लौटना है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बड़ी बहस, हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की, जिसको लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। उधर विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक में ही दरार देखने को मिल रही है। दरअसल राहुल गांधी के वायनाड सीट से चुनावी मैदान में उतरने को लेकर सीपीआई की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सीपीआई की तरफ से यह सवाल किया गया कि कांग्रेस को यह तय करना चाहिए कि उसकी लड़ाई आखिरकार है किसके खिलाफ। क्या कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है या फिर विपक्षी सहयोगियों के साथ। एक सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहा है कि अमेठी से राहुल गांधी ने आखिर दूरी क्यों बना ली। अमेठी से राहुल गांधी आखिर दूरी क्यों बना रहे हैं। वायनाड को लेकर कांग्रेस सीपीआई में दरार पड़ती दिखाई दे रही है। राहुल का वायनाड से चुनाव लड़ना अनुचित है, ये कहना है सीपीआई का। कांग्रेस की लड़ाई बीजेपी से है या फिर विपक्षी सहयोगियों से, ये सवाल सीपीआई की तरफ से उठाए गए हैं। यानी कि इस बार वायनाड में मुकाबला राहुल गांधी बनाम एनी राजा होगा। सीपीआई की तरफ से एनी राजा चुनावी मैदान में है, तो उधर राहुल गांधी की तरफ से आज अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया गया। सीपीआई की तरफ से कई सवाल भी उठाए गए। सवाल इस बात को लेकर कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस की तरफ से जो रुख अख्तियार किया गया, उसको लेकर सीपीआई की तरफ से सवाल उठाए गए हैं। साथ ही ये भी कहा गया कि गैर कांग्रेसी विपक्षियों के खिलाफ अगर जांच एजेंसियों की कार्रवाई होती है तो उस पर कांग्रेस का ढुलमुल रवैया आखिर क्यों बना रहता है। ये तमाम सवाल हैं जो विपक्षी गठबंधन इंडिया की तरफ से ही उठाए जा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या दरार लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। सवाल इस बात को लेकर भी है कि गांधी परिवार की ओर से क्या अमेठी और रायबरेली से भी दूरी बनाई जा रही है, क्योंकि अब तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भले ही ना किया गया हो, लेकिन अभी भी ये पिक्चर क्लियर नहीं है कि राहुल गांधी क्या अमेठी से चुनावी ताल ठोकेंगे। हालांकि वायनाड से आज नामांकन दाखिल कर दिया और ये नामांकन के वक्त की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। यहाँ तो एक सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि अमेठी के मारे अब वायनाड के सहारे राहुल गांधी है, और वहाँ का जो जातीय समीकरण जो कहता है उस लिहाज से राहुल गांधी की जीत यहाँ पर सुनिश्चित मानी जा रही कांग्रेस की तरफ से। इसीलिए राहुल गांधी को सुरक्षित सीट से चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया गया। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। अखिलेश सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हैं। अखिलेश सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। पंकज रस्तोगी जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है आपका भी सर। और कुछ ही देर में रोहन सिंह जी हमारे साथ एक बार फिर शामिल होंगे, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। बहुत स्वागत है आप दोनों का एक बार फिर। शुरुआत में अखिलेश सिंह जी आपसे करना चाह रहा हूं, वायनाड सीट को लेकर अब विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक में ही दरार की स्थिति पड़ती दिखाई दे रही है। सवाल इस बात को लेकर भी उठाए जा रहे हैं कि क्या अमेठी से डर चुके हैं राहुल गांधी, उनको यही सहारा है कि वायनाड से चुनावी मैदान में उतरते हैं तो ही जीत सुनिश्चित हो सकती है। जी देखिए, पिछली बार अमेठी सीट से आप रिजल्ट्स देख चुके हैं। हमारी स्मृति ईरानी जी 55,000 वोटों से उनसे जीती थी और पारंपरिक सीट रही है उनकी। क्योंकि कांग्रेस ने कोई विशेष कार्य वहां पर नहीं कर पाए, विकास कार्य, इसलिए वहां की जनता रुष्ट है। और जो पारंपरिक सीट है उस पर भी लोगों का विश्वास उनसे उठ गया। और मोदी जी का जो सबका साथ सबका विकास की नीति है और सभी को साथ लेके चलने की जो नीति है,
उसके तहत आजकल जो वहाँ की जनता है वो भाजपा की ओर पूरी तरह से रुख बनाए हुए है। पिछली बार भी हमारी स्मृति ईरानी जी ने अच्छा लीड लिया था और इस बार तो बिल्कुल बहुत भारी बहुमत से वो जीतने वाली हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया है जनता में और वहाँ की जनता के लिए। और रह गई बात हमारे राहुल जी की, तो उनका आधार जनता में बिल्कुल मतलब उनका आधार नहीं रह गया और अब वो वायनाड से अपना सुनिश्चित करना चाहते हैं, लेकिन वहां भी उनका जो वो सोच रहे हैं कि किसी तरह से वहां का जो वोट बैंक है तुष्टिकरण वाला जो उनका फॉर्मूला है वो वायनाड से काम कर जाएगा, लेकिन इस बार वायनाड से भी वो मुंह की खाएंगे और वहां भी उनका जो है जो विपक्षी गठबंधन है। आप मान रहे हैं कि कांग्रेस और एनी राजा के बीच में मुकाबला होगा इस बार वायनाड में, या बीजेपी भी गिनती में है? जी, बीजेपी पूरी तरह से वहां पर गिनती में है और बहुत अच्छा जमीनी स्तर पर हमारी तैयारी है और वायनाड में भी हम बहुत अच्छी टक्कर देंगे और राहुल गांधी वहां से भी जीत नहीं पाएंगे भाई। मैं पंकज रस्तोगी जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि लोग सवाल इस बात को लेकर उठा रहे हैं कि अमेठी के मारे वायनाड के सहारे हैं राहुल गांधी, इसीलिए सुरक्षित सीट चुनी। हालांकि अब इंडिया गठबंधन में ही दरार पड़ती दिखाई दे रही है, सीपीआई और कांग्रेस के बीच में खासतौर पर। देखिए, एक बात तय समझ लीजिए कि मोदी के 400 के नारे के आगे अब की बात 400 पार के आगे जो है पूरा इंडी गठबंधन नतमस्तक है और इंडी गठबंधन में ही दरार पड़ चुकी है। और कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी की पिछलग्गू बन गई है, 17 सीटों पे मात्र वो चुनाव लड़ रही है और उसकी हिम्मत नहीं हो रही है कि अमेठी और रायबरेली से प्रत्याशी उतारे जो उसकी कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। और इसीलिए राहुल गांधी ने आज देखिए वायनाड से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया, वहीं नामांकन किया है और बीजेपी भी ने भी वहां से प्रत्याशी खड़ा किया है। लेकिन मान के चलिए जो उनका घटक दल है इंडी गठबंधन का, इंडी गठबंधन का जो घटक दल है आपके जो मतलब कम्युनिस्ट पार्टी है वो भी चुनाव लड़ रही है। तो इस तरह से राहुल गांधी को हर तरफ से घेरने का प्रयास है और भारतीय जनता पार्टी भी वहां से तटस्थ है कि किसी तरह से उसको राहुल गांधी को हराना है। ये मान के चलिए कि कांग्रेस की जिस तरह की नीतियां रही हैं और जिस तरह का कांग्रेस का रवैया रहा है, ये मान के चलिए कांग्रेस ने एक तरह से मोदी के आगे, प्रधानमंत्री मोदी के आगे हथियार डाल दिए हैं। उसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश से उनकी अमेठी से लड़ने की हिम्मत नहीं हो पा रही है, क्योंकि पिछली बार वो 55,000 वोट से हारे थे और वहां उन लोगों ने अगर इस तरह के कार्य किए होते, अमेठी को उन लोगों ने अपनी जागीर समझ ली थी और अमेठी में उन लोगों ने कोई विकास के काम नहीं किए, चाहे उनके परिवार के कोई भी लोग वहां से जीतते रहे हो, लेकिन अमेठी में अगर विकास का काम किया होता तो आज अमेठी में दुर्गति कांग्रेस की नहीं होती। यही हाल रायबरेली का है। वहां से भी जो है उम्मीद की जा रही है कि मनोज पांडे को भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी, जो अभी समाजवादी पार्टी छोड़ के कांग्रेस में बीजेपी में आए हैं। तो निश्चित मान के चलिए कांग्रेस की स्थिति बहुत हाशिए पे है और जैसा कि सारे न्यूज चैनलों में भी दिखाया जा रहा है कांग्रेस बहुत नगण्य स्थिति में रहेगी, क्योंकि कांग्रेस की पॉलिसी ऐसी है कि वो डिलीवर नहीं करती। वो इस तरह के भ्रष्टाचार के कितने आरोप कांग्रेस के ऊपर लगते रहे हैं, तो उसका खामियाजा कांग्रेस को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा, ये निश्चित मान के चलिए। लेकिन पंकज जी, आपको नहीं लग रहा है कि इस बार वायनाड से चुनावी घमासान को पार करना इतना आसान नहीं होगा? और जो सीपीआई की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को यह तय करना चाहिए कि उसका मुकाबला है किससे, वो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं या फिर गठबंधन के सहयोगियों से ही मुकाबला है? ये सवाल तो वाजिब है सीपीआई का। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, त्रिकोणात्मक मुकाबला रहेगा। एक तरफ तो इंडी गठबंधन का घटक दल है कम्युनिस्ट पार्टी, उससे उनका मुकाबला रहेगा और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी वहां पर कड़ी चुनौती दे रही है। और अब की साउथ में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर तमाम योजनाएं और तमाम विकास के काम किया और जिस तरह से प्रधानमंत्री की सभा में भारी जनमत दिखाई दे रहा है, जिस तरह से भीड़ भरा जनमत दिखाई दे रहा है, तो निश्चित रूप से है कि वो राहुल गांधी के लिए कड़ी मुसीबत है। और ये कितना सफल हो पाते हैं ये तो आगे आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये मान के चलिए राहुल गांधी के लिए वायनाड सीट भी इस बार बहुत मुसीबत का सबब बनेगी। अखिलेश सिंह जी, लेकिन आरोप जो विपक्षी दलों की तरफ से लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि बीजेपी तो जांच एजेंसियों का डर बनाकर विपक्षी गठबंधन में दरार डालना चाहती है। जी भाई साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग जिनके खिलाफ जांच में सबूत मिल रहे हैं और जिनको न्यायालय आदेशित कर रहा है, उन्हीं लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है भाई साहब। ये तो इसका ह्यूमर बना रहे हैं कि किसी तरह से
ये प्रचार किया जाए कि भाजपा सरकार जो दबाव में लेके जांच एजेंसियों को हमारे खिलाफ ऐसा कर रही है। हाँ, किसी के खिलाफ ऐसा नहीं हो रहा है। अगर अरविंद केजरीवाल जी सलाखों के पीछे हैं तो उसके पहले 4 उनके साथी थे और उन चारों साथियों ने पुख्ता सबूत नहीं पेश कर पाए और न्यायालय से आदेश मिला तब जाके हमारे केजरीवाल जी सलाखों के पीछे गए हैं। कोई ऐसा बात नहीं है, कोई चीज नहीं है। स्वच्छ प्रशासन है और जांच एजेंसियां स्वच्छता पूर्वक स्वतंत्रता पूर्वक अपनी जांच कर रही हैं। उसमें कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही वाजिब है और हो रही है। नहीं, जो सवाल विपक्ष उठाता है अखिलेश सिंह जी, जो सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं कि क्या विपक्ष में ही भ्रष्टाचारी नेताओं की सारी जमात है, क्या बीजेपी में जो नेता शामिल हैं उन पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है, या फिर मौजूदा वक्त में तमाम दूसरे दलों के नेता अपनी अपनी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए जिन पर बीजेपी भी एक वक्त भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते रही है, बीजेपी में आते ही पाक साफ हो गए, ये आरोप विपक्ष के हैं। जी, विपक्ष के आरोप हैं भाई साहब। आरोप तो विपक्ष लगाती ही है, लेकिन भाजपा किसी भी ऐसे नेता को शामिल नहीं करती है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हो। ये है कि अगर वो जांच में पहले से किसी जांच में उनके खिलाफ ये पाया गया कि वो उनका आरोप गलत है, तब उनको भले ही किसी तरह से प्रश्रय दे दिया जाए। अदरवाइज भारतीय जनता पार्टी किसी भी ऐसे दागी नेता को ना लेती है और ना लेने का उसका कोई औचित्य है, ना विचार है। भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ छवि की नेताओं की पार्टी है, देशभक्तों की पार्टी है और उसमें जो भी लोग आना चाहते हैं उन सबका स्वागत है और वो सभी लोग आके स्वच्छतापूर्वक कार्य करें और जनता की सेवा करें, इसलिए भाजपा सभी को अवसर देना चाहती है। ठीक है, लेकिन पंकज रस्तोगी जी, इस वक्त जैसी भगदड़ देखने को मिले तमाम राजनीतिक दलों में, हालांकि तमाम नेता ऐसे भी हैं जो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, अन्य दलों में भी हो रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने को लेकर इस वक्त जैसी होड़ दिख रही है तमाम विपक्षी दलों में, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज अब तक कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी खेमे में चले गए हैं। ये क्या संदेश देता है? क्या पहले ही हार स्वीकार कर ली एक तरह से कहा जाए कांग्रेस के दिग्गजों ने और सुरक्षित ठिकाना खुद तलाश लिया? देखिए, एक बात तय समझ लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा है उसको करके दिखाया है और भले कांग्रेस के लोग उनको कुछ भी कहते रहे, लेकिन उन्होंने जो डिलीवर करने का काम किया, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे घर घर बिजली योजना हो। आप ये देखिए कि 2014 के पहले कितने ऐसे गांव थे जहां पर बिजली नहीं पहुंच सकी थी और प्रधानमंत्री ने 2014 में शपथ लेते ही कहा था कि जो 1000 गाँव बचे हैं उसमें पहले बिजली पहुंचाने का काम किया जाएगा। वो उन्होंने तयबद्ध समय में किया। जो कांग्रेस 70 साल में लोगों को बिजली नहीं मुहैया करा सकी और अमृत पेयजल योजना के तहत जिस तरह से सबको घर घर नल से पानी दिया जा रहा है, तो ये सब योजनाएं इस बात को प्रदर्शित करती हैं कि जनता के प्रति भारतीय जनता पार्टी कितनी जागरूक है। और जो लोग अन्य दल के लोग भी अगर बीजेपी में शामिल हो पा जा रहे हैं तो जिनके ऊपर जांच की कार्रवाई भी चल रही है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो जांच की कार्रवाई बंद हो जा रही है, उनको क्लीन स्वीप दे दिया जा रहा है। वो जांच अपना काम कर रही है, ईडी और आपके सीबीआई अपना काम कर रही है और उस पर जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से सुशासन और भयमुक्त शासन का राज कायम किया है, वो भी उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, 80 सीटें लोकसभा की यहाँ पे आती हैं, ये भी एक बहुत बड़ा माने रखता है। उत्तर प्रदेश में अगर योगी आदित्यनाथ ने भयमुक्त शासन का राज कायम किया तो उसका भी जनता उस बात को देख रही है, उसका सीधा सीधा असर भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिल रहा है। इसीलिए देखिए आज स्थिति कांग्रेस की भगदड़ की स्थिति कांग्रेस को सही प्रत्याशी में मिल रहा है और कांग्रेस का जो हाल है इंडी गठबंधन का ही बुरा हाल है। कहें तो इंडी गठबंधन ही बहुत बुरे स्थिति में है और जिस तरह के सर्वे भी दिखा रहे हैं उसमें अभी तक मोदी नरेंद्र आचार्य आपके प्रधानमंत्री मोदी की भारतीय जनता पार्टी एक निश्चित रूप से एक सशक्त रूप से उभरेगी और 400 का जो नारा दिया गया है वो भी 400 पार। चले आप यानी कि ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी की तरफ से नारा दिया गया है कि एनडीए अब की बात 400 पार, उसी दिशा की तरफ आगे बीजेपी बढ़ती दिखाई दे रही है, लेकिन विपक्षी दलों की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि साम दाम दंड भेद, जी 68 करोड़ लोगों ने राम मंदिर में चंदा दिया है और पिछली बार 23 करोड़ 90 लाख लोगों ने आप 2019 में बीजेपी को वोट किया था। तो 68 करोड़ लोगों ने ये जो हमारे आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम के ये चंदा दिया है, तो वो लोग अगर उसमें से 50 करोड़ लोगों ने भी अगर भारतीय जनता पार्टी को ये निश्चित मान के चलिए 400 नहीं 450 सीटें आने में कोई बुराई नहीं होगा।
चले बिल्कुल, लेकिन विपक्षी दलों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, विपक्षी गठबंधन में दरार डालने की कोशिश की जा रही है और ये सब कुछ सरकार के इशारे पर हो रहा है। क्या ये मतदाताओं को भ्रमित करने के लिए इस तरह का संदेश देने की कोशिश है? सर बिल्कुल बने रहिए, हम लगातार चर्चा जारी रखेंगे। एक और ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है, ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो उम्मीद करेंगे कि कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ होंगे। हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस का मुकाबला आखिर है किसके साथ, वो बीजेपी से चुनावी मुकाबला कर रही है या फिर जैसा कि सीपीआई की तरफ से कहा जा रहा है कि क्या विपक्षी सहयोगियों के साथ ही कांग्रेस मुकाबला कर रही है, जिसे अनुचित भी बताया जा रहा है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बहुत जल्द वापस लौटना है। में राहुल बनाम एनी राजा होगा मुकाबला, क्योंकि एनी राजा को सीपीआई की तरफ से चुनावी मैदान में उतारा गया है। अब प्रश्न इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि जो सीपीआई की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पहले ये सुनिश्चित करे कि उसको मुकाबला करना किसके साथ है, क्या उसकी लड़ाई बीजेपी के साथ है या फिर विपक्षी गठबंधन के सहयोगियों के साथ ही वो मुकाबला करना चाहती है। मैं अखिलेश सिंह जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले जो हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि विपक्षी आरोप हैं कि जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि विपक्षी गठबंधन को किस तरह से तोड़ा जाए, उसको डैमेज किया जाए, बीजेपी की तरफ से यह कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि एक मजबूत गठबंधन में क्या खूबियां होनी चाहिए कि जैसा इंडिया गठबंधन को लेकर दावा किया जा रहा था कि भाई हमारा ब्लॉक तो बहुत मजबूत है और इस बार बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो वहां पर आपस में ही टकराव है। केरल की बात करें तो सीपीआई ने सवाल खड़े कर दिए कि कांग्रेस पार्टी ये तय करे कि उसका मुकाबला है किसके साथ। क्या कांग्रेस पार्टी इस वक्त कंफ्यूजन के दौर से गुजर रही है, उसको समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए क्या नहीं? अखिलेश जी। जी जी, एक्चुअली कांग्रेस पार्टी ने अपना जनाधार जनता में खो दिया है, उसका जनाधार है ही नहीं। अब वो विपक्षी जो मतलब अपनी विपक्षियों की एकता करके किसी तरह उनका जो जनाधार है उसको बुनाना चाहते हैं। सीपीआई गलत नहीं कह रही है, वायनाड में सीपीआई का, केरल में सीपीआई का जनाधार है, लेकिन राहुल जी सोच रहे हैं कि उस जनाधार के सहारे हमारी नैया पार हो जाए, तो ये अब होने वाला नहीं है। जनता ने पूरी तरह से कांग्रेस को नकार दिया है और एक नकारा जो हमारे राहुल जी हैं उनको नकारा उम्मीदवार के रूप में जनता देख रही है। वो किसी तरह के जो बहाने और जो अपना स्पीच देते हैं उससे जनता केवल मनोरंजन का साधन मानती है और उनको किसी तरह से प्रधानमंत्री के रूप में या जनप्रतिनिधि के रूप में नहीं चुनना चाहती है। तो जनता को समझाना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। इसलिए कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है और माननीय मोदी जी ने जो नारा किया है 400 पार का, वो 100% पूरा होने वाला है। बिल्कुल, बीजेपी के पास सवाल उठाने का मौका भी है, लेकिन पंकज जी सवाल इस बात को लेकर भी है कि क्या कांग्रेस को या फिर कहें राहुल गांधी के लिए सबसे सुरक्षित सीट कांग्रेस को वायनाड ही दिखाई देती है, क्योंकि वहां का जो जाति समीकरण है वो तकरीबन हिंदू आबादी 49.48% के करीब है 2011 की जनगणना के अनुसार, लेकिन जो कॉम्बिनेशन वहां पर मुस्लिम और क्रिश्चियंस का मिलकर बनता है, क्या वही एक मजबूत आधार है कांग्रेस के लिए जीत का? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इंडी गठबंधन की हवा निकल गई। जब इंडी गठबंधन के घटक दल ने अगर राहुल गांधी के लिए वायनाड की सीट नहीं छोड़ी और वहां भी प्रत्याशी खड़ा कर दिया, ये मान के चलिए कि ये कैसा गठबंधन है, ये गठबंधन नहीं ठगबंधन है कि मतलब आपके घटक दल आपके लिए सीट नहीं छोड़ रहे हैं और वहां भी चुनाव अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया है वायनाड से भी। ये राहुल गांधी के लिए एक मुसीबत का सबब है और इस बार जिस तरह से मजबूती से भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना वहां प्रत्याशी खड़ा किया है तो वो इनके लिए मुसीबत का सबब बनेगा। अमेठी से तो ये हथियार डाली चुके हैं, अमेठी से तो ये भाग खड़े हुए हैं और अब वायनाड की सीट बची हुई है, वहां से भी देखना है कि क्या जनमानस क्या इनको कितनी मतलब विजयश्री दिलाता है कि नहीं दिलाता है, ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये निश्चित मान के चलिए कि राहुल गांधी की राह में कांटे ही कांटे हैं, वो कितना सफल होते हैं ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। नहीं तो ये जो कंफ्यूजन जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी क्या वाकई खुद कंफ्यूजन में है या फिर ये कहा जाए कि उसने क्षेत्रीय दलों के सामने अपने हथियार डाल दिए हैं कि अब क्षेत्रीय दल तय करते हैं कि भाई आपको इतनी सीटें हम देंगे, चुनाव लड़ने के लिए लड़ना तो साथ आइए वरना अपना रास्ता देखिए, ये हालत हो गई कांग्रेस की। देखिए, एक मान के चलिए कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय दल होने का जो नैतिकता थी वो खत्म कर दी है। अब कांग्रेस
हर राज्य में अगर आप देखें तो वो क्षेत्रीय दलों की पिछलकू बन के रह गई है। किसी भी स्टेट में देखें, आप देखिए वहाँ ममता बनर्जी ने उनको आंखें दिखाई वेस्ट बंगाल में, और कांग्रेस को एक सीट नहीं दी। 42 की 42 सीटों पे उन्होंने प्रत्याशी खड़ा कर दिए। आप और वो इंडी गठबंधन का हिस्सा भी बनी हुई है, लेकिन क्या नाम है, उन्होंने 42 की 42 सीटों पे अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिए, तो कांग्रेस को एक तरह से असहज की स्थिति हो गई। और अगर वहां की बात करें, बिहार की बात करें, तो वहाँ 9 सीटों पे राष्ट्रीय जनता दल ने उनको मात्र सीटें दी, बाकी सीटों पे खुद जो है वो लड़ रही है आपके राष्ट्रीय जनता दल। और जनवादी पार्टी जो उनकी थी आपके पप्पू यादव की, उसकी पार्टी का विलय भी कांग्रेस ने करा लिया, लेकिन कांग्रेस पप्पू यादव को पूर्णिया सीट नहीं दे पाई। और राष्ट्रीय जनता दल ने वहाँ जो है जनता दल यू से आए बीमा भारती को टिकट दिया। तो इस तरह से कांग्रेस की स्थिति बहुत दयनीय है। वहां से पप्पू यादव को टिकट नहीं दिला पाए, वहां से आपके बिहार से पूर्णिया सीट थी, और राष्ट्रीय जनता दल ने उनकी एक नहीं सुनी, और जो है वो जनता दल यूनाइटेड से आए बीमा भारती को टिकट दिया। ये सब कांग्रेस की बड़ी मुसीबतों का सबब है। तो इस तरह से जिस तरह से ये चल रहा है, तो कांग्रेस 30-40 सीट पूरे इंडिया से जीत जाए, ये बहुत ही सोचनीय होगा। और कर्नाटक और तेलंगाना में भी कांग्रेस को बीजेपी ने जिस तरह से घेरने का प्रयास किया है, तो ये सब चीजें कांग्रेस के लिए एक बहुत मुसीबत का सबब बनेगा। नहीं, बिल्कुल सवाल तो इस बात को लेकर उठेंगे, और ये सवाल तो अब सहयोगियों की तरफ से ही कांग्रेस के उठाए जा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में मुकाबला कांग्रेस किससे करेगी। तृणमूल कांग्रेस से तो मुकाबला होगा सीधा सीधे, वामपंथियों के खिलाफ भी चुनाव लड़ेगी। उधर केरल में अब इंडिया ब्लॉक दोस्ती की बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, लेकिन केरल में आमने सामने है। उधर आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन होता है, दिल्ली में तो हम साथ साथ हैं, लेकिन पंजाब में अलग अलग चुनावी मैदान में है। तो ये किस तरह का गठबंधन है, और ऐसे गठबंधन का फायदा क्या जनता तक ये मैसेज नहीं पहुंचेगा कि जिस दोस्ती के बिहार पर जीत का दावा किया जा रहा है उसमें ही इतनी दरारें हैं, इतनी गांठें हैं? बिल्कुल, देखिए जनमानस सब देख रहा है और जनता ये जान रही है कि जब ये अभी बिखरे हुए हैं, अभी इनके अंदर एकजुटता नहीं है, ये आगे जो आदमी अभी तक जो इंडी गठबंधन अभी तक प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं कर सका, अभी तक वो नहीं कर सका, तो ये निश्चित रूप से मान के चलिए। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा कार्यकर्ताओं का हुजूम है। भारतीय जनता पार्टी का एक कैडर बेस्ड पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से जो चंदों में भ्रष्टाचार होता था उसके लिए इलेक्ट्रिकल बॉन्ड खुद ही लाए, उन्होंने ये खुद प्रस्तुत किया, इलेक्ट्रिकल बॉन्ड को खुद प्रस्तुत किया कि जो है उसमें किसको किस पार्टी को कितना चंदा मिलता है वो सामने आ जाए, उसको उन्होंने खुद उजागर किया कि जो है किस पार्टी को कितना चंदा मिलता है उसको उजागर किया। और 20,000 करोड़ के चंदे दिए गए, उसमें 6,000 करोड़ भारतीय जनता पार्टी को मिला, लेकिन 14,000 करोड़ रुपए अन्य विपक्षी दलों को मिले, तो ये भी एक सामने बात आई। ये सब सारी चीजें इस बात को परिलक्षित करती हैं कि प्रधानमंत्री का जिस तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति पे वो चल रहे हैं, तो ये निश्चित मान के चलिए जनता इस बात को देख रही है। और जिस तरह से वो डिलीवर करने का काम करते हैं, चाहे वो निचले वर्ग के लोग हों चाहे मध्यम वर्गीय लोग हों, डिलीवर करने का जिस तरह से वो काम करते हैं, जनमानस उस चीज को देख रहा है। और ये भी मान के चलिए अगर इस बार 2024 में ये सुनिश्चित है भारतीय जनता पार्टी की बनी सरकार, तो निश्चित मान के चलिए हमारी देश की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पे आ जाएगी, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। चले बिल्कुल, हालांकि विपक्षियों की तरफ से आरोप यह है कि पिछले तकरीबन 10 वर्षों के कार्यकाल में देश को गर्त में झोंकने का काम मौजूदा सरकार की तरफ से किया गया है। आरोप यही लगाए जा रहे हैं कि बेरोजगारी, महंगाई का आलम यह है कि लोग इस सरकार से ऊब चुके हैं, ये आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या मुद्दों का अभाव है? मुद्दों की बात तो कहती हैं विपक्षी पार्टियां कि हमारे पास तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, लेकिन आपस में ही जिस तरह का टकराव, जिस तरह का उलझाव देखने को मिल रहा है, वो विपक्षी गठबंधन की नैया को पार आखिर कैसे लगाएगा? एक और ब्रेक के लिए हमें यहां पर रुकना है, बहुत जल्द वापस लौटना है। यहाँ ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बड़ी बहस, हम चर्चा कर रहे हैं इंडिया गठबंधन की, जिसमें आपस में ही टकराव लगातार देखने को मिल रहा है। दोनों खास मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अखिलेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस सिर्फ अपना लाभ देखती है, अपना फायदा देखती है, इसी वजह से जो तालमेल है वो गड़बड़ा जाता है? बिल्कुल, इनको पहले से ही जब से देश स्वतंत्र हुआ तब से शासन किया है उन्होंने, तो उनको सबसे बड़ा लालच है कि हमें सारी ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलें। और उनका जो भ्रम है कि हमारा दल सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, जनता में हमारी पैठ है,
लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि उनका जनाधार बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो चुका है, और जो छोटी मोटी पार्टियां हैं वो अपना जनाधार बना रही हैं। उनको वो रियलाइज ना करके उनको जो हक है वो ना देना चाह रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि सारी की सारी सीटें हम ले लें। और इसलिए इनका और भी नुकसान हो रहा है। जो इनका जो गठबंधन बना रहे हैं उसमें ये सबके साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं अपने दलों के साथ, इसलिए इनका जो आपसी गठजोड़ है वो भी कमजोर हो रहा है, और ये और ज्यादा गर्त में जाने के और अग्रसर है कांग्रेस, और वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी इस बार। 40 से ज्यादा सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन 40 से ज्यादा आने वाली नहीं है। और हमारा जो तैयारी है वो वायनाड में भी हम 51% वोट पाना चाह रहे हैं जनता का। 51% मतों की हमारी तैयारी है कार्यकर्ताओं की। नहीं, ये आसान होगा, दावे तो अपनी जगह हैं। जी जी बिल्कुल, हमारे माननीय मोदी जी ऐसा कार्य कर रहे हैं विकास का, जिसमें कि मुस्लिम और ईसाई परिवार जो हैं बहुत ज्यादा लाभान्वित हो रहे हैं, क्योंकि वो कमजोर थे। कांग्रेस शासन काल में उनको लाभ नहीं हो पाया था। तो वो जो मुस्लिम परिवार हैं और जो ईसाई परिवार हैं वो लोग भी इस चीज को महसूस कर रहे हैं और भाजपा से बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं, जिससे कि हमारा जनाधार हर जगह बढ़ रहा है। चलिए, 2014 की अगर बात की जाए तो 2014 के नतीजे केरल में बीजेपी के पक्ष में तो बिल्कुल भी नहीं थे। 2019 की बात की जाए तब भी वहां की जनता भरोसा नहीं कर पाई थी। इस बार के चुनाव में ऐसा क्या आधार आपको मजबूत नजर आता है कि केरल की जनता, खासतौर पर वायनाड के लोग बीजेपी पर भरोसा करेंगे? जी, हमारी सरकार ने काम किया है। हमारी सरकार ने प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज दिया है, जबकि कांग्रेस के जमाने में 20-20 जिलों में एक मेडिकल कॉलेज होता था। रीजनल स्तर पे, प्रदेश स्तर पे एक मेडिकल कॉलेज था। हमारी सरकार एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज दे रही है, जनता को इतनी सुविधाएं दे रही है। और ये अमेठी रायबरेली के संदर्भ में, खासतौर पर अमेठी को लेकर, क्या आपको लग रहा है कि ये बड़ी चूक कांग्रेस से हुई है, राहुल गांधी से, कि अमेठी को छोड़कर जाना उन्हें रणछोड़ दास की संज्ञा दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और ये मैसेज जो गया है वो कांग्रेस के लिए नेगेटिव हुआ है? बिल्कुल, कांग्रेस के लिए ये नेगेटिव हुआ है। जिस तरह से कांग्रेस को वहां से चुनाव लड़ना चाहिए था अमेठी से, अमेठी की जनता अपने को ठगा महसूस कर रही है, और जिस तरह से गांधी परिवार वहां से हमेशा लड़ता रहा है, लेकिन उन लोगों ने चूंकि कोई विकास के काम नहीं किया, और स्मृति ईरानी ने जिस तरह से वहां विकास के काम किए, और उन्होंने वहां मकान खरीद के ये भी प्रदर्शित कर दिया कि वो यहाँ के निवासी हैं और यहाँ से कभी वो अमेठी छोड़ के नहीं जाएंगी। ये भी उन्होंने एक बहुत बड़ा ठोस काम किया है। और जिस तरह से वो अमेठी के सर्वांगीण विकास के लिए लगी रहती है, तो उसके आगे राहुल गांधी एकदम अपने को नगण्य मानते हैं। इसीलिए राहुल गांधी की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो वहां से चुनाव लड़े। इसीलिए उन्होंने रणछोड़ का काम किया और वहां छोड़ के वो भाग गए, वायनाड चले गए। ये भी उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, उसमें भी कितनी सीटें आप जीतेंगे, हमको तो नहीं लगता है कि एक सीट भी कांग्रेस विजयश्री प्राप्त कर पाएगी। और आपके समाजवादी पार्टी की बात करें उत्तर प्रदेश में, तो समाजवादी पार्टी में रोज टिकट बदले जा रहे हैं। अभी देखिए, बदायूं सीट से शिवपाल यादव को टिकट दिया गया था, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने वहां से अपने लड़के आदित्य यादव को टिकट देने की पेशकश की है। तो ये सब चीजें प्रदर्शित कर रही हैं कि लोगों में, सभी दलों में हड़बड़ाहट है, इंडी गठबंधन में हड़बड़ाहट है। इसी का खामियाजा निश्चित रूप से मान के चलिए कि आगे आने वाले चुनाव में 400 पार का जो मोदी का नारा है वो परिलक्षित होगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। चलिए, अब समय का अभाव है, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। अखिलेश सिंह जी आपका भी बहुत शुक्रिया, पंकज रस्तोगी जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर ये जरूर कहा जाएगा कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे विपक्षी गठबंधन इंडिया की तरफ से, और लेकिन अब इसमें जिस तरह से बिखराव देखने को मिल रहा है, जिस तरह से टकराव लगातार देखने को मिल रहा है, सवाल इस बात को लेकर विपक्षी सहयोगी ही कांग्रेस से उठा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को पहले ये तय करना चाहिए कि कांग्रेस का मुकाबला आखिर है किससे। वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं या फिर अपने सहयोगियों के खिलाफ ही वो चुनावी ताल ठोकने को तैयार हैं। उधर अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, अब तक इस बात का कोई खुलासा नहीं हुआ है, क्योंकि उम्मीदवारों के नाम का ऐलान ना तो अमेठी में अब तक हुआ है, ना रायबरेली में हुआ है। लेकिन वायनाड सीट से राहुल गांधी ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। लेकिन वायनाड को लेकर ही अब सहयोगियों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी का वायनाड सीट से चुनाव लड़ना अनुचित है। ये कदम कांग्रेस के लिए घातक साबित होगा। इसी के साथ बड़ी बहस में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।